अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ अली ख़ान। वालदा की तरफ से ये सवाल आया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वालदा की जो ज़हनी सेहत अगर ख़राब हो तो क्या बच्चे पे यानी पैदा होने वाले बच्चे पे क्या उसका असर पड़ता है या नहीं। ये इंतहाई अहम और क्रिटिकल मौजू है जिसको एड्रेस करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारी ख़वातीन, आपके इल्म में भी होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाला जा रहा होता है, हस्बैंड की तरफ से, ससुराल की तरफ से, सास ससुर या नंदों की तरफ से बहुत ज़्यादा वो परेशान होती हैं। मेरे अपने पास कई केसेस आते हैं कि मैं इस हालत से हूँ और घर वाले मुझे इतना स्ट्रेस दे रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो ऐसी कई ख़वातीन हैं जो इन इश्यूज से गुजर रही होती है। देखिए, बच्चे का बराह रास्त जो भी माँ का डिप्रेशन होता है या स्ट्रेस होता है, न्यूरो साइंस ये बताती है कि जब माँ स्ट्रेस में होती है तो बेसिकली उसकी बॉडी में हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे जिसे आप कॉर्टिसोल कहते हैं। वो कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो डायरेक्टली बच्चे को मुतासर करता है। चूँकि माँ जो भी सोच रही है, जैसे थॉट्स उसको आ रही हैं, वो सारी की सारी थॉट जाके बच्चे को मुतासर कर रही हैं। अगर इस दौरान कोई शौहर या उसका इर्द गिर्द का माहौल औरत का उसमें स्ट्रेस है, शौहर स्ट्रेस दे रहा है, तो बेसिकली वो अपनी ही औलाद को स्ट्रेस दे रहा है। उसे लगता है कि मैं शायद अपनी बीवी को स्ट्रेस दे रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से अगर वो उस हालत में अपनी बीवी को खुश रखता है तो दर हकीकत वो अपनी ही औलाद को खुशी पहुंचा रहा है। तो औलाद के पैदा होने से पहले आप उसको खुशी या गम दे रहे होते हैं। उसकी सराउंडिंग, उसके दादा दादी, उसके बाप के जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी उस औरत के इर्द गिर्द लोग रहते हैं, और जैसे भी उसके साथ पेश आते हैं, अगर अच्छे तरीके से पेश आते हैं तो वो डायरेक्टली वो बच्चे के ऊपर असर जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक अगर ये जो प्री नेटल स्ट्रेस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर वालदा को स्ट्रेस होता है तो ये बच्चे के फीटस के अंदर, माँ के फीटस के अंदर बच्चे के ब्रेन को डायरेक्टली मुतासर करता है, जिसकी वजह से बच्चे की पैदाइश के बाद यानी लेटर इन लाइफ बच्चे के अंदर बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो हमारी जिंदगियों में आगे चल के बच्चों के अंदर आते हैं ना, इमोशनल इश्यूज आ रहे होते हैं या बिहेवियरल इश्यूज आ रहे होते हैं, और वालिदैन बोलते हैं कि हमारी तो तरबियत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो बाज़ औक़ात जब माँ ने स्ट्रेस लिया था उसके असरात बच्चा अब बाद में भुगत रहा होता है। तो बेसिकली जो वालिद या घर का इन्वायरमेंट है वो सिर्फ माँ को जहनी टॉर्चर नहीं दे रहा, बल्कि आने वाली नस्ल को भी जहनी तौर पर मुतासर कर रहा है। उसकी औलाद आगे जाकर इन इश्यूज को, इन डिसऑर्डर्स का सामना कर सकती है, रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप पुरसुकून इन्वायरमेंट दीजिए। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये जो प्री नेटल स्ट्रेस होता है, माँ अगर इस हालत में स्ट्रेस को लेती है तो ये स्ट्रेस डिले प्रोसेस करता है उसकी कॉग्निटिव, बच्चे की कॉग्निटिव और लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़, ये इसमें डिले प्रोसेस आता है। यानी कि ये जो कॉग्निटिव स्किल्स का मतलब बच्चे की सोचने समझने की या ज़हनी सलाहियतें, और लैंग्वेज डिले का मतलब बच्चे की बोलने की सलाहियत, ये दोनों में डिले आ जाता है। यानी बच्चा अपनी उम्र से पीछे रह जाता है। अक्सर बच्चे देखे होंगे आपने, मिसाल के तौर पे 10 साल के हैं लेकिन उनकी हरकतें 6 साल वाली हैं। तो क्या है, कॉग्निटिव उनकी डेवलपमेंट रुक गई है, ज़हनी तौर पे वो बच्चे हैं, पीछे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से लैंग्वेज डिले, 5-5 6-6 साल के बच्चे हो गए, बोल नहीं रहे, ठीक है, बोलना ही नहीं आ रहा। तो ये लैंग्वेज, ये डिले क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे मसला है। जब भी वो बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से अपने माइलस्टोन अचीव नहीं कर पा रहा, उसको एक सर्टेन एज के अंदर बोलना स्टार्ट कर देना है, लेकिन वो डिले हो रहा है। तो ये डिले किसकी वजह से हो रहा है कि यहाँ पर आपने अगर वालदा स्ट्रेस लेती हैं तो उसका असर कॉग्निटिव और स्पीच, लैंग्वेज इश्यूज़ के ऊपर आता है। अच्छा, इसके नुकसानात क्या होते हैं? फिर इमोशनल इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिर है बच्चा उम्र से पीछे रह गया, कॉग्निटिव स्किल्स पीछे रह गई, बोल नहीं पा रहा,
तो इमोशनल इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, यानी अपने बहुत बच्चे जज्बाती होने लगे। दूसरा, लर्निंग डिफ़िकल्टीज आने लग जाती हैं। कितने ही हैं जो बच्चे बोलते हैं आपका बच्चा पढ़ता ही नहीं स्कूल में, लर्निंग डिफ़िकल्टी है, उसकी उम्र 6 साल की हो गई लेकिन उसका दिमाग पीछे चल रहा है, 4 साल का चल रहा है, 3 साल का चल रहा है, उसको लर्निंग डिफ़िकल्टी, उसको पढ़ने में मुश्किलात आ गई हैं, उसको सब्जेक्ट मुश्किल लगे। एक मैट्रिक पास बच्चे को मैं मास्टर्स का एग्ज़ाम दिलवाऊंगा तो क्या होगा, उसके लिए मुश्किल होगी, लर्निंग डिफ़िकल्टीज हो। तो ये इश्यूज़ की वजह से बच्चे के अंदर लर्निंग डिफ़िकल्टीज भी आ रही है, इमोशनल रेगुलेशंस भी आ रहे हैं, और हाइपर एक्टिविटी एंड एंजाइटी, ये इश्यूज़ भी आ रहे हैं अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे की माँ ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को लिया। नंबर 3, रिलैक्सेशन टेक्निक्स का ख़ास ख्याल रखें। डीप ब्रीदिंग इस पूरे प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन इस पूरे 9 महीने के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ज़िक्र और अस्कार का टाइम निकालिए जिसमें आप रूहानी तौर पर अल्लाह ताला से कनेक्ट हो, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसका शेड्यूल बना सकते हैं कि मैं सुबह डीप ब्रीदिंग कर लूँगी, मैं दोपहर में एक रिलैक्सेशन के लिए मेडिटेशन कर लूँगी, मराक़बा कर लूँगी, शाम में ज़िक्र अस्कार कर लूँगी। ऐसे बहुत सारे ज़िक्र हैं जिसका हमें हुक्म है कि वो इस टाइम पे हम कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी वो अस्कार हैं जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है, तो इसको भी अपने रूटीन के अंदर लेके आएँ। नंबर 4, जिस तरह से आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, प्रॉपर अपॉइंटमेंट होते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि इतने महीने के बाद हमने अल्ट्रासाउंड करवाना है, इतने महीने के बाद हमने ये चेकअप कराना है। ऐसे ही जिस तरह आप, चूँकि जिस्मानी मामला है ना, तो जब आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिल रहे हैं, अपने जनरल प्रैक्टिशनर से मिल रहे हैं, तो अगर इन केस आपको स्ट्रेस या डिप्रेशन है तो खुदाया ऐसी सूरत में आपको काउंसलिंग की भी नीड है, यानी आपको ज़हनी मौलिज की भी ज़रूरत है। जिस्मानी मौलिज से तो आप मिल रहे हैं, लेकिन जो ज़हनी तौर पे आपके बच्चे को नुकसान हो रहा है, उसके लिए ज़हनी मौलिज से मिलना ज़रूरी है, ताकि आप स्ट्रेस और डिप्रेशन को पालते ना रहें इन 9 महीनों में, बल्कि उसका भी इलाज साथ-साथ कराएँ। वो आपको बहुत सारी ऐसी टेक्नीक बताएगा कि इस दौरान आपने ये काम करने हैं, जिससे आप ख़ुद भी पुरसुकून रहें और आपका होने वाला बच्चा भी, उसके ज़हन पे भी पॉजिटिव असरात मुरतब हों। नंबर 6, स्पिरिचुअल कनेक्शन की मैंने पीछे भी बात की थी कि कुरानिक आयात और दुआएं ये बहुत ज़रूरी हैं। चूँकि जो भी दुआ या कुरानिक आयात आप पढ़ते या सुनते हैं, इसका बाकायदा इसकी एक एनर्जी होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, जो आपके बच्चे को बराह रास्त मुतासिर करती है। तो ऐसी सूरत में सूरह मरियम, सूरह रहमान, सूरह यासीन का ख़ास आप या तो पढ़ें या आप सुने, इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं आपकी अपनी ज़ात के ऊपर भी और आपके बच्चे के ऊपर भी। इसी तरह सूरह आले इमरान की एक आयत है, आयत नंबर 38, उसका विर्द करें। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ये दुआ है कि जब उन्होंने औलाद के लिए दुआ मांगी थी, तो वो दुआ भी इस आपके पूरे 9 महीने के दौरानिए में उस दुआ का ख़ास आप एहतमाम कीजिए। आखिर में मैं यही कहूँगा कि माँ सिर्फ़ एक जिस्म नहीं है कि उसके जिस्म में एक औलाद है, बल्कि ये जज्बात का एक पूरा दरिया है। तो अगर माँ खुश होगी तो औलाद हेल्दी होगी। अगर माँ ज़हनी और जज्बाती और जिस्मानी तौर पे फ़िट होगी तो आने वाली औलाद में भी ये सारी ख़ुसूसियात पाई जाएंगी। अगर आपका कोई सवाल हो, चाहे इस मौजू से रिलेटेड या कोई और मौजू से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिए। जिस तरह आज ये वीडियो बनाई है एक सवाल को लेके, इसी तरह आपके लिए भी डिटेल में वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।